सुनो यूपी और आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। सबसे पहले ये आप देख लीजिए, ये वो तस्वीर है जो ये बयां करती है कि कितना भयानक ओडिशा रेल हादसा हुआ है। किस तरीके की तस्वीरें देखिए वहां से सामने आ रही है। पूरे इस वीडियो के जरिए हमने आपको दिखाने की कोशिश की है। बहुत भयानक रेल हादसा होता है, मरने वालों की संख्या 200 से बढ़ चुकी है और लगातार वहां पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें राहत बचाव कार्य चला रही हैं। कोशिश की जा रही है घायलों की स्थिति को सुधारने की। ये देखिए लोगों की भारी भीड़। और इस बीच एक बड़ा अपडेट ये है कि रेल हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर हो गई है 288। करीब 900 लोग जो है वो रेल हादसे में घायल हुए हैं। मौके पर रात से ही रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एनडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। दुखद खबर, 233 कुछ देर पहले मौत का आंकड़ा था, बढ़कर 288 पर पहुंच गया। कितनी तेजी के साथ ये मौत का आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है। सबसे ज्यादा परेशानी का सबब आज सुबह की शुरुआत बेहद दुखद खबर के साथ हुई, जहां 288 लोगों की मरने वालों की संख्या इस पूरे रेल हादसे में पहुंच चुकी है। 900 लोग घायल हैं, जिनमें से कई की हालत नाजुक बनी हुई है। 9:02 पर हम ये आपको बड़ी खबर इस वक्त की दे रहे हैं और बहुत दुखद खबर है। आज दिन भर की ये सबसे बुरी खबर सामने आई है, जहां देखिए एक रेल हादसा बीती शाम 7 बजे होता है और वहां पर लगातार रात से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तमाम दिक्कतों के बाद भी रात के अंधेरे में भी रेस्क्यू ऑपरेशन में टीमें जुटी रही, लेकिन मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है। 233 था आपसे कुछ देर पहले और अब बढ़कर यह संख्या 288 तक पहुंच चुकी है। देखिए किस कदर 55 लोगों की संख्या, 55 मृतकों की संख्या कुछ ही घंटों के अंदर बढ़ गई। घायलों की स्थिति नाजुक बनी हुई है, अस्पताल में इलाज जारी है। अश्विनी वैष्णव वहां पर पहुंचे, मौके का मुआयना किया, जायजा लिया और अब हम आपको कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाते हैं जिसके जरिए आप समझेंगे कि हादसा कैसे हुआ और अब वहां पर क्या स्थिति है। 8 तस्वीरें आप सबसे पहले ये देखिए। इन 8 तस्वीरों के जरिए आप इस पूरे दुखद घटनाक्रम को समझिए। ये वो 8 तस्वीरें हैं जो आपको हैरान परेशान कर सकती हैं। दुखद तस्वीरें हैं ये। 288 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, 900 लोग घायल हो चुके हैं। वहां पर लगातार एनडीआरएफ, एसडीआरएफ मौके पर तैनात है। डॉक्टर्स का एक पैनल वहां पर पहुंचा हुआ है, कोशिश कर रहे हैं। एक एक जान कीमती होती है, इन जानों को बचाया जा सके, घायलों को तुरंत इलाज मिल सके, लेकिन इन तमाम कोशिशों के बीच मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है। अब से कुछ देर पहले यह संख्या 233 थी और अब बढ़कर यह 288 पर पहुंच चुकी है। देखिए अश्विनी वैष्णव वहां पर पहुंचे, मौके का मुआयना लिया, जायजा लिया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह बना हुआ है कि कोई तकनीकी खामी थी या कोई मानवीय भूल थी या कोई बड़ी लापरवाही थी जो इतने ज्यादा लोगों की जान की दुश्मन बन गई और इतने ज्यादा लोगों की यहां पर जान चली गई। लेकिन सबसे बड़ी प्रायोरिटी इस वक्त पर, जो सबसे बड़ी प्राथमिकता है, वो ये है कि जो घायल हैं उन्हें जल्द से जल्द इलाज मिल सके, उन्हें तुरंत अस्पताल में पहुंचाकर जल्द से जल्द उन्हें बचाया जा सके। बहुत ही बड़ी ट्रैजिक एक्सीडेंट है ये और सभी दिवंगत आत्माओं के साथ हमारी प्रार्थना है। कल रात से कंटिन्यूअसली रेलवे, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और राज्य सरकार सभी मिलके रेस्क्यू का ऑपरेशन कर रहे हैं। कंप्लीट मोबिलाइजेशन किया गया है। इधर बालेश्वर की तरफ से, उधर भुवनेश्वर की तरफ से कंप्लीट मोबिलाइजेशन किया है। टाटानगर से, सब जगह से मोबिलाइजेशन किया है ताकि मैक्सिमम इस तरह की बड़ी ट्रेजेडी में जितना एफर्ट लगाया जाए उतना कम होता है। उन सभी परिवारों के साथ मेरी प्रार्थना है जिनके परिवार का मेंबर इस ट्रेजेडी में चले गए, और सभी जहां पर भी बेस्ट पॉसिबल हेल्थ केयर फैसिलिटी होगी, चाहे कटक में, भुवनेश्वर में, एम्स में, इधर कलकत्ता में, कहीं पर भी जो बेस्ट पॉसिबल हेल्थ फैसिलिटी होगी वो दी जाएगी। और देखिए अब हम आपको ये समझाते हैं कि ये जो रेल हादसा है ये हुआ कैसे है। पूरे ग्राफिक्स हमने आपके लिए तैयार किया ताकि आप इस घटनाक्रम को समझ पाए। देखिए 12841 और ये जो ट्रेन है इसका नाम है कोरोमंडल एक्सप्रेस। ये जा रही होती है, गुजर रही होती है पटरी से कि अचानक से डीरेल हो जाती है और इसके कई डिब्बे पटरी से उतर जाते हैं, पटरी से डीरेल हो जाते हैं और ये दूसरे ट्रैक पर चली जाती है। जो दूसरा ट्रैक था वहां से सामने से मालगाड़ी आ रही होती है और इस गाड़ी के कुछ डब्बे जो हैं वो मालगाड़ी के ऊपर चढ़ जाते हैं और जैसे ही यह हादसा होता है उसमें कई यात्रियों की जान चली जाती है। इस पूरे घटनाक्रम का ये ग्राफिक्स हमने तैयार किया है ताकि आप ये समझ पाए कि ये भीषण रेल हादसा हुआ कैसे। कोरोमंडल एक्सप्रेस है ये, देखिए ये ट्रेन 12841
और ये यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस से गुजर रही थी कि उसी बीच इसके कुछ डिब्बे जो पटरी से डीरेल होते हैं, उसके बाद सामने वाले ट्रैक पर जहां से मालगाड़ी आ रही थी, ये जो डब्बे हैं ये मालगाड़ी से टकराते हैं, मालगाड़ी के ऊपर चढ़ जाते हैं और इस कदर दोनों ट्रेनें आपस में टकराई और ये भीषण हादसा हुआ। शाम को 7 बजे का वक्त था, लंबे रूट की ट्रेन है तो बहुत सारे यात्री अंदर आराम कर रहे थे, सोने की स्थिति में थे, लेकिन अचानक से देखिए यह हादसा हो जाता है और शाम से ही वहां पर तुरंत बुलाया जाता है एनडीआरएफ की टीम को, एसडीआरएफ की टीम को। रेस्क्यू ऑपरेशन रात से ही चल रहा है, लेकिन अब आप ये देखिए कि ट्रेन के अंदर क्या स्थिति है, अंदर का हाल क्या है, वो हम आपको बताते हैं कि मनोज्ञा के साथ वो आपको बताएंगे मेरी सहयोगी कि ट्रेन के अंदर क्या हालात थे। ये उस दर्दनाक सफर की उतनी ही दर्दनाक तस्वीर है जिसे देखकर सुनकर आपकी रूह कांप सकती है। मैं इस समय कोरोमंडल एक्सप्रेस की एक बोगी में हूँ। इस बोगी में इस समय खड़ा रहना न तो सुरक्षित है और न ही संभव। ये बोगी पूरी टेढ़ी है और टेढ़ी इस कदर कि पर खच्चे उड़ गए हैं पूरी बोगी के। यहाँ पर लोगों के सामान, उनका सारा सामान, फटा हुआ बैग, बोतल, चप्पल, कपड़े, लैया चना, मूड़ी, उसके अलावा आधार कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड लेकर चलते हैं और बोगी में अब कुछ बचा नहीं है। इसके आगे जाना संभव इसलिए नहीं है क्योंकि ये पूरी टूटी हुई है। कल्पना कीजिए कि 80 से 100 टन की एक बोगी जिसे कितनी तेज धक्का लगा होगा कि उसकी खिड़कियां यहाँ गिर गई आकर, सारा सामान यहाँ पर है और लोगों को यहाँ से शवों को निकालना उससे भी बड़ी चुनौती है। जब ऊपर वाली सीट ही नीचे झूल जाए, जब दोनों आपस में एक ही बोगी की ये पार्टीशन टूट के अलग हो जाए और उसके साथ कोई भी सीट अपनी जगह ना हो, तो वो इस हादसे की तस्वीर है जो ये बयां करती है कि इस हादसे ने न सिर्फ कितने लोगों की जान ले ली है, बल्कि ये प्रमाण छोड़ दिया है ये सामान के तौर पर कि ये हादसा उस समय कितना दर्दनाक होगा, कितना दर्द, कितनी चीखें, कितनी तकलीफ हुई होगी लोगों को जो यहाँ पर किसी का झुमका, किसी की चूड़ी, किसी का सामान, सब कुछ यहाँ पर ऐसे ही पड़ा हुआ है। और उसके साथ ये पूरी बोगी की तस्वीर जो ये बता रही है कि तबाही कितनी गंभीर रही है। कोच पूरा टेढ़ा है, खड़ा रहना मुश्किल है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के हिसाब से आपको सीधा खड़ा रहना पड़ता है, लेकिन जब ये बोगी ही सीधी नहीं है तो इसमें सीधा कैसे खड़े रहेंगे। ये एक बोगी की तस्वीर नहीं है, मैं आपको पलट के दूसरी बोगी की तस्वीर दिखाती हूँ जो बोगी पूरी तरह से हट चुकी है, ट्रैक पे ही नहीं है और इतनी बुरी स्थिति है कि जिस वॉशरूम के पास ये पूरा इलाका जो 2 बोगियों को जोड़ता है वो इस समय बचा ही नहीं है। ये बोगी से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि किस तरह से यहाँ पर ये सारा सामान गिरा पड़ा है और ये यहाँ पर कितनी बुरी स्थिति में यहाँ पर सारा ये झटके लगे होंगे कि कांच के टुकड़े बेसिन में आकर गिरे हैं। और एक नहीं, पूरी की पूरी ट्रेन में कमोवेश यही स्थिति है। स्थिति इतनी खराब कि यहाँ खड़ा रहना, अपने आप को संभाल पाना मुश्किल है। ट्रेन पूरी बोगी टेढ़ी है, आप यहाँ पर सीधे इसलिए नहीं खड़े हो पाते हैं क्योंकि बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं आ पाती है, जिसकी वजह से सीधा खड़ा होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। और इसी में पूरी रेस्क्यू ऑपरेशंस जारी हैं, घंटों घंटों घंटों। और ये सारा सामान, ये पूरी स्थिति ये बता रही है कि ये सिर्फ यहाँ पर पड़ा हुआ सामान नहीं है, कितनी जिंदगियों के चले जाने की निशानी है। न सिर्फ ट्रेन उतरी है बल्कि सैकड़ों लोगों की जिंदगी भी पटरी से उतर गई है। ये सिर्फ एक बोगी है इस तरह हवा में जिसके पहिए जमीन को भी नहीं छू रहे हैं और जमीन से 3 फीट ऊपर हैं और ऊपर पूरी बोगी वहां से झूलते ये कपड़े बता रहे हैं, गवाह हैं कि किस तरह से लोगों ने यहाँ से भागने की, निकलने की, अपनी जान बचाने की कोशिश की होगी। सिर्फ यही नहीं, ये मालगाड़ी ने जब यहाँ पर धक्का दिया होगा, जब इस ट्रेन से भिड़ी होगी तो कितनी तेज भिड़ी होगी कि 80 टन की बोगियां के पर खच्चे उड़ गए हैं। सिर्फ इस तरह नहीं कि यहाँ पर ये ट्रेन का सारा सामान, यानी कि ट्रेन बनाने में जिसका इस्तेमाल होता है, ये कितने भारी होते हैं, ये हिलते नहीं हैं,
ये हिल नहीं सकते हैं। आप इसको कितना उठा लीजिए, ये हिलेंगे नहीं, ये इतने भारी होते हैं। 100-100 टन की बोगियां इस समय हवा में हैं। कितने ज़ोर का झटका होगा, कितनी ज़ोर का वो एक्सीडेंट होगा कि ये पहिया जो पटरी पर होता है इस समय हवा में है, और हवा में इसी स्थिति में टंगा हुआ है न जाने कितने घंटों से। और इसको काट कर इसमें से शव निकालना, इसमें से लोगों को निकालना और यथासंभव कोशिश करना बचाने की, कि जितना हो सके जान बचाई जा सके लोगों की। मैं आपको ये कोच दिखा रही हूँ, ये बोगियाँ हैं, ये बोगियों पे इनके नाम थे। कोरोमंडल एक्सप्रेस, हावड़ा स्पेशल एक्सप्रेस, यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस, लेकिन अब कुछ नहीं है। ये सब खिड़कियों से लोगों को निकाला गया है। जूता, चप्पल, सामान, कपड़े, किसी का खाना रखा है। कोई अपने घर से खाना लेकर निकला होगा ये सोचकर कि रास्ते में खाएंगे, रास्ते में ही रह गए, खाना नहीं खाया। और ये इतनी दर्दनाक तस्वीर है। ये पूरे आम की पेटियां हैं यहाँ पर। मैं उस सामान को बयां करने की कोशिश कर रही हूँ जो आम तौर पर आदमी अपने साथ लेके निकलता है। ये देखिए कपड़े, किसी की शर्ट यहाँ पर फंसी हुई है, किसी की खिड़की से टूटने की ये गवाही दे रही हैं ये चप्पलें, कि कैसे वो व्यक्ति यहाँ से भागा होगा, कैसे वो यात्री यहाँ से निकल के सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए उस पल में, उस क्षण में, जो आया तो सेकंड्स के लिए था लेकिन तबाही पूरी जिंदगी के लिए मचा गया। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, बालासर, उड़ीसा, एबीपी न्यूज। और चलिए अब आपको इस हादसे की 10 तस्वीरें दिखाते हैं। रीसेंट तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे कि मौजूदा स्थिति वहां पर क्या बनी हुई है। इन 10 तस्वीरों के माध्यम से आप देखेंगे कि शाम को 7 बजे क्या स्थिति थी, कैसे ये हादसा हुआ, उसके बाद स्थितियां किस तरीके से बदली, रेस्क्यू ऑपरेशन जब चलाया गया, उसके बाद जब लोगों को बाहर निकाला जा रहा था। जो तस्वीरें हैं वो इतनी हैरान, परेशान और इमोशनल कर देने वाली तस्वीरें हैं, क्योंकि देखिए उस गाड़ी के अंदर बच्चे भी थे, उस रेलगाड़ी के अंदर बच्चों के बैग कहीं पर गिरे हुए हैं, बच्चों की चप्पलें, वाटर बॉटल्स कहीं पर गिरी हुई हैं। तो ये तस्वीरें जो भी वहां पर अपनी आंखों से देख रहा है उसका मन रो रहा है, पसीज रहा है, क्योंकि इतने ज्यादा लोगों की एक साथ जान चले जाना। छोटे छोटे बच्चे जो निकल कर जा रहे थे अपने गंतव्य पर, बहुत सारे बच्चे तो ऐसे भी होंगे उनमें से जो गर्मियों की छुट्टियों में अपने यहाँ घूमने जा रहे होंगे, लेकिन किस तरीके से देखिए ये हादसा होता है और अचानक से इतने ज्यादा लोगों की जान चली जाती है। इन 10 तस्वीरों के माध्यम से आप स्थिति को समझिए। और इन तस्वीरों में हमने आपको ये दिखाने की कोशिश भी की है कि जो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जिनका काम बहुत ज्यादा मुश्किल है, रात के अंधेरे में भी उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, क्योंकि बहुत सारी परेशानियां होती हैं, चुनौतियां होती हैं, लेकिन उनको पार करते हुए जिस तरीके से वो लगातार वहां पर काम करते चले जा रहे हैं वो आप इन तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। अश्विनी वैष्णव भी वहां पर पहुंचे थे, अधिकारियों से उन्होंने भी बात की और कोशिश यही है कि एक एक जान को बचा लिया जाए। जो घायल हैं उन्हें तुरंत अस्पताल में पहुंचाया जाए। डॉक्टर्स का एक टीम, एक पैनल तो वहीं पर मौजूद है जो इसी को मॉनिटर कर रही है कि जैसे ही रेस्क्यू के माध्यम से जिनको निकाला जाएगा उनको तुरंत इलाज मिल सके। प्रदेश के मदरसों और दरगाह पर योग का आयोजन होगा। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा मदरसों और दरगाह में योग का आयोजन करेगा। प्रदेश भर में 900 जगहों पर आयोजन की तैयारी है। इसके अलावा भाजपा का अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश में 18,50,000 पीएम आवास योजना के लाभार्थियों के घर पहुंचेगा और ये सभी जो लाभार्थी हैं अल्पसंख्यक समाज के हैं। मिशन 24 को लेकर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा अल्पसंख्यक समाज को पार्टी से जोड़ने की बड़ी तैयारी कर रहा है। तो भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा योग का आयोजन करेगा, तैयारी है 24 की और इसी को लेकर 900 जगहों पर योग का आयोजन होगा। योग के माध्यम से जोड़ने की कोशिश। 900 जगहों पर योग का आयोजन, 18,50,000 पीएमए के घर जाने का भी कार्यक्रम है। अल्पसंख्यक समाज के हैं पीएमए योजना के लाभार्थी और योग के माध्यम से इन्हें जोड़ने की कोशिश कर रही है भाजपा। 24 को लेकर एक बड़ी तैयारी भारतीय जनता पार्टी की। तो भारतीय जनता पार्टी का ये भरोसा जीतो प्लान है क्या, ये आपको बताते हैं। देखिए भाजपा की मदरसों और दरगाहों में योग करवाने की योजना है कि योग करवाया जाएगा। यहाँ पर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा का योग करवाने का प्लान बना रही है। यूपी में 900 जगहों पर योग का आयोजन करने की तैयारी चल रही है। पीएम आवास योजना के लाभार्थियों तक पहुंचने का भी लक्ष्य है। 18,50,000 पीएम आवास योजना के लाभार्थियों तक पहुंचना
भारतीय जनता पार्टी का बड़ा मकसद है। पसमानदा सम्मेलन के बाद भाजपा का यूपी में योग प्लान है और इसी के साथ 24 को लेकर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की एक बड़ी तैयारी है। 21 जून को दुनिया भर में योग दिवस मनाया जाता है, लेकिन उससे पहले योग से जोड़ने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की, खासतौर पर अल्पसंख्यकों पर खासा फोकस भारतीय जनता पार्टी कर रही है ताकि उन्हें योग से जोड़ा जाए। तो प्लान की जा रही है, पूरी वहां पर कोशिशें की जा रही है, तैयारियां की जा रही है कि पसमानदा सम्मेलन के बाद अब ये भाजपा में यूपी का योग प्लान देखने को मिलेगा। 21 जून को दुनिया भर में योग दिवस मनाया जाता है, लेकिन उससे पहले तमाम तरह की तैयारियां। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी शैलेश अरोड़ा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेश, पहले हमने देखा पसमानदा सम्मेलन हुआ और लगातार हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अब अल्पसंख्यकों को जोड़ने की कोशिश करे, क्योंकि 24 में जो लक्ष्य सेट किया उसके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब योग प्लान ये क्या है, बताएं जरा विस्तार से। देखिए, पहले पसमानदा सम्मेलनों का आयोजन, उसके बाद सूफी संतों के साथ कार्यक्रमों के आयोजन की एक पूरी योजना, फिर मन की बात के जो एडिशंस थे, जब से आना शुरू हुआ पीएम मोदी का कार्यक्रम, उसको उर्दू में किताब डेवलप कराना, फिर 30 अप्रैल याद कीजिए जब मन की बात कार्यक्रम को प्रदेश भर में सभी मदरसों में सुनवाने की व्यवस्था की गई। हमने तस्वीरें भी दिखाई थी एबीपी गंगा पर। और उसके बाद में अब जबकि योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाया जाता है बड़े स्तर पर, तो उस पे भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा ने तैयारी की है कि ये आयोजन उत्तर प्रदेश के जो मदरसे हैं, जो दरगाह हैं, वहां पर भी किया जाएगा। भाजपा का महाजनसंपर्क अभियान चल रहा है, इसी दौरान ये पूरा कार्यक्रम भी होगा। और दूसरा एक बड़ा कार्यक्रम होगा, 18.5 लाख जो पीएम आवास पाने वाले लाभार्थी हैं, जो अल्पसंख्यक समाज के, उनसे डोर टू डोर संपर्क करने का। हमारे साथ में कुंवर बासित अली मौजूद हैं, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष, उन्हीं से जानते हैं। बासित जी, क्या है पूरी योजना, किस तरह से ये 18.5 लाख लोगों तक आपका जाना जो आवास पाए हैं, इसके बाद योग दिवस का आयोजन मदरसों में? मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने, जो मुसलमानों की आबादी 19% थी, उनको 30% तक के आसपास जब लाभ दिए गए, तो उत्तर प्रदेश के अंदर जब 46 लाख मकान बनते हैं, उनमें 18,50,000 मकान केवल मुसलमानों को मिलते हैं। तो जो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात होती है, वो ज़मीन पर उतरती है। केवल वो डायलॉग नहीं है, वो ज़मीन पर छत देने का काम, राशन देने का काम लगातार भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अब महाजनसंपर्क अभियान के तहत जिन लोगों को आवास मिले हैं, उनसे मोदी जी के बारे में बताना और उनको प्रोत्साहित करना कि वो मोदी जी के लिए धन्यवाद का पत्र लिखें और भारतीय जनता पार्टी के तहत जो अभियान चले, जो योजनाएं बनी, उनमें कोई तुष्टिकरण नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई जात नहीं, कोई मजहब नहीं, केवल गरीब गरीब है, गरीब कल्याण के सरकार ने काम की है। योग दिवस का कार्यक्रम, योग दिवस पर इस बार पूरे दुनिया के अंदर जब से मोदी जी आए, तो योग दिवस 21 जून को मनाया जाने लगा। तो ये हम हर देशवासी का फर्ज बनता है। तो हम मुसलमानों में ख़ास तौर से, क्योंकि अल्पसंख्यक मोर्चा का काम है, तो दरगाहों पर, मदरसों में छात्रों के बीच मौलाना और सूफी संवाद के माध्यम से और सूफियों के बीच इस कार्यक्रम को ले आकर के इस बार 21 जून को लगभग 900 दरगाहों, मदरसों और इदारों, खानकाहों में ये जब योग दिवस का कार्यक्रम होगा, योग होगा, तो ये जो एक वर्जिश है, एक हमें करना चाहिए, उसके लिए प्रोत्साहित करने का काम भारतीय जनता पार्टी का अल्पसंख्यक मोर्चा करेगा। ठीक है, पार्टी के आपके मोर्चा के भारतीय जनता पार्टी की कोशिश यही है कि अल्पसंख्यकों को कैसे अपने साथ जोड़े। बहुत धन्यवाद आपका शैलेश, जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बड़ी जानकारी मिल रही है, यूपी में 2 IAS अफसरों के तबादले हुए हैं। IAS जितेंद्र प्रताप सिंह बागपत के नए जिलाधिकारी बने हैं और IAS अखंड प्रताप सिंह देवरिया के नए जिलाधिकारी नियुक्त किए गए हैं। 2 बड़े तबादले, 2 IAS अफसरों के तबादले हुए हैं यूपी में। IAS जितेंद्र प्रताप सिंह को बागपत की जिम्मेदारी सौंपी गई है, नया जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है। IAS अखंड प्रताप सिंह को देवरिया की जिम्मेदारी सौंपी गई है, देवरिया के जिलाधिकारी वो बनाए गए हैं। तो बड़े ट्रांसफर, बड़े फेरबदल देखिए ये हुए हैं 2 IAS अफसरों के यूपी में, जहां जितेंद्र प्रताप सिंह जो कि IAS अफसर हैं, उन्हें बागपत का जिलाधिकारी बनाया गया। IAS अखंड प्रताप सिंह को देवरिया का जिलाधिकारी बनाया गया। तो IAS जितेंद्र प्रताप सिंह बागपत के नए जिलाधिकारी बने हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। IAS अखंड प्रताप सिंह देवरिया के नए जिलाधिकारी नियुक्त किए गए हैं। 2 बड़े तबादले IAS अफसरों के यूपी में हुए हैं। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।